नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। आज हम हमारे खास शो में बातचीत करेंगे आधी आबादी की, यानी कि महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत गलत फहमियां सोसाइटी में है। जैसे कि वर्जिनिटी, प्रेगनेंसी, वेट को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो गलत तरीके से मिथ हैं जो उनको बताए जाते हैं। और उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को दूर करने के लिए हमारे साथ बहुत मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति मौजूद है। तमाम मुद्दों में बातचीत उनके साथ करेंगे और जानेंगे कि अगर आप जो चीज़ सोसाइटी से सुनते हैं, परिवार से सुनते हैं, जो बातें आपको बाहर से सुनने में आ जाती है, क्या वो सच में सच है या सिर्फ वो गलत बातें, वो गलत धारणाएं हैं जो आपके मन में बिठा दी गई हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा जाता है ना मार्केट में कि वेट मेरा अच्छा होना चाहिए तभी मैं सुंदर लगूंगी, अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो मैं सुंदर नहीं लगूंगी। क्या सच में ऐसा है? सच में वेट के ऊपर काम करना लड़कियों के लिए इतना ज़रूरी रहता है? देखो, ये ना बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इट इज़ ट्रू फॉर अ मॉडल जिनको उनका प्रोफेशन है कि उनको बहुत थिन रहना चाहिए, उनको परफेक्ट फिगर रखना चाहिए, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर समवन हु इज़ वर्किंग इन अ ऑफिस। सो आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जैसे ना अभी तक हम लोग एक BMI, बॉडी मास इंडेक्स लेते थे, जिसमें हाइट और वेट को मेज़र करके एक उससे निकाला जाता था। ओवर द पीरियड ये भी आ गया कि BMI से भी जो हम कैलकुलेट करते हैं वेट, आइडियल है या ओवर वेट है या ओबीज है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। नाउ डेज इट इज़ डिफरेंट। अब जैसे आपका एक मेनली वेस्ट सर्कमफेरेंस ले रहे हैं, अगर वेस्ट सर्कमफेरेंस आपका 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है तो आपको ओवरवेट और ओबीज इस कैटेगरी में लिया जाता है। तो एक मेरा ये कहना है कि आप एक परफेक्ट फिगर के लिए मत जाइए। मेनली ये आपके प्रोफेशन वाइज इंपॉर्टेंट होगा, बट ट्राई टू मेंटेन योर हेल्दी वेट सो दैट वेट बहुत सारी डिसीजेज से जुड़ा हुआ है। आप अगर सपोज एक प्रेग्नेंट है कोई आप, तो आप वेट गेन करोगे। पोस्ट डिलीवरी वाला टाइम रहेगा, थोड़ा एक फेज़ रहेगा जिसमें आपका वेट ज़्यादा रहेगा, तो उसको लेकर के बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। ये चीज़ें फिजियोलॉजिकल हैं जो समय के साथ में इम्प्रूव भी हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, डाइट पे फोकस रखिए, एंड बहुत एक्सेस में ऑब्वियसली आपको ओवरवेट और ओबीज तो नहीं होना है। बॉलीवुड सेलेब्स हैं, कोई बॉलीवुड सेलेब अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो बिल्कुल परफेक्ट फिगर में रहती है, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे वेट रिडक्शन करने के लिए मशीनरी है या डॉक्टर के सर्जिकल इतने एडवाइसेस ले लेते हैं। क्या वो चीज़ ठीक रहती है? देखिए, जो एक आप जब प्रेग्नेंट होते हैं ना, तब आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। अब आपकी शुरुआत अगर गलत होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडियल वेट की तरफ ना जाएं, पर एक आपको एक हेल्दी वेट आपको मेंटेन करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो ट्राई नॉट टू पुट ऑन वेट बहुत ज़्यादा। जैसे अब 20 किलो आपने वेट बढ़ा लिया, दैट इज़ नॉट राइट। एक एवरेज 10-11 किलो वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ एक्सेप्टेबल, बिकॉज उसमें आपके बहुत सारे इलनेसेस से आप बच जाते हैं। एंड अगर आप प्रेगनेंसी में भी डाइट पर फोकस कर रहे हैं, बहुत एक्सेस में मीठा नहीं खा रहे हैं, उसके अलावा बहुत हाई कैलोरी फूड घर में खिला रहे होते हैं कि प्रेग्नेंट हैं, आपको 2 लोगों के लिए खाना है तो बहुत सारा खिला रहे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। एवरेज प्रेगनेंसी में 10-11 किलो आप वेट गेन करें तो फिर क्या होगा, पोस्ट डिलीवरी उतना तो ग्रेजुअली आप, जैसे आप अगर ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ये जो वेट गेन आपने प्रेगनेंसी में किया है वो खुद से ही घट जाता है। एंड ऑब्वियसली पोस्ट डिलीवरी अगेन, आप जैसे बहुत सारे लोग बहुत लंबा रेस्ट कर रहे हैं, वैसा भी नहीं है। हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो भी मोटिवेट पेशेंट कि आप एक्सरसाइज करिए। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो प्रेगनेंसी में आप कर सकते हो। वॉक कर सकते हो 30-40 मिनट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वॉक करिए, एक बेसिक एक्सरसाइज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करिए, तो बहुत ज़्यादा वेट गेन उधर नहीं होगा। पोस्ट डिलीवरी ये सारी चीज़ें, आप लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, एक्सरसाइज करते रहें और वॉक करते रहें, डाइट पे फोकस रखें, तो पोस्ट डिलीवरी अपने आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो आधे से ज़्यादा वेट खुद से ही शेड हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो वेट लॉस हो जाता है, ये शायद बहुत कम लेडीज़ को पता होगा। मैक्सिमम कैलोरीज जो है वो बच्चा ले लेता है जो आप खाते हैं उसमें से। तो आपको जितना प्रेगनेंसी में खाना रहता है उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको पोस्ट डिलीवरी चाहिए होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। तो अगर जस्ट आप अपना न्यूट्रिशन, मतलब आपको एक प्रोटीन एडिक्वेट लेना है, एडिक्वेट अमाउंट में बाकी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब आपको मिलते रहें, तो बहुत एक्सेस में अगर आप नहीं खा रहे हैं, और एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर इनिशियल 6 मंथ्स, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 ईयर्स अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं और लॉन्ग विथ जब आप वीनिंग करते हैं, तो आपका वेट खुद से घट जाएगा। महिलाओं के मन में धारणा रहती है कि गुड सेक्सुअल लाइफ जो मिलेगी वो वेजिनल विजाइना जो है, वो विजाइना टाइटनिंग होगी तभी मिलेगी, और उसके लिए बहुत सारी सर्जरीज भी आप देखते हैं। तो क्या सच में ये चीज़ें होती हैं मार्केट में? क्योंकि बहुत सारा देखते हैं सोशल मीडिया पे, जब आप एक रील स्वाइप करो तो आएगा कि हाइमन रिपेयर करने के लिए आपको ये चीज़ें मिल जाती, तो ये चीज़ें होती हैं?
डेफिनेटली होती हैं। इसमें देखिए जैसे अगर आपके ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप एक्सरसाइजेस करते रहिए, जिसमें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपकी पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग रहेगी। पोस्ट डिलीवरी अगेन देन पेशेंट हैज़ टू, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो ऑब्वियसली थोड़ा वेजाइना जो है वो आपका डिलीवरी के दौरान टॉर्न होता है, जिसको रिपेयर किया जाता है। पर एट टाइम्स मैनी टाइम्स कभी आपको लगता है कि पोस्ट डिलीवरी आपका वेजाइना लूज़ है, तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस रिकमेंड की जाती हैं, कीगल एक्सरसाइजेस बोलते हैं पेशेंट को करने के लिए, उससे इम्प्रूवमेंट होता है। बट एक्सट्रीम अगर सपोज इट इज़ बॉदरिंग यू और आपका पर्सनल लाइफ लाइक हस्बैंड वाइफ के बीच का कॉन्टैक्ट बहुत प्लेजरेबल नहीं है, अगर हस्बैंड को लग रहा है कि वजाइना बहुत लैक्स है, अगर पेशेंट खुद फीमेल अगर अपना जो है वो उसको लग रहा है लैक्स वजाइना की वजह से शी इज़ नॉट एबल टू इन्जॉय सेक्स प्रॉपरली, देन दे कैन गो फॉर टाइटनिंग प्रोसीजर्स, जो कि लेज़र्स के जरिए होते हैं, कई बार सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं। बट वही है कि जैसे पहले हम कंजर्वेटिव मेजर ट्राई करने के लिए कहते हैं, और एक्सट्रीम्स अगर वो सारी चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती हैं तो अ वुमेन कैन गो फॉर प्रोसीजर ऑल्सो। बहुत सारी ऐसी बातें भी शायद आपने भी सुनी होंगी कि अगर हम शादी से पहले सेक्स कर लेते हैं और अब हम वर्जिन नहीं हैं, तो उसके लिए हमारे दिमाग में ना शादी के बाद यार पति हमें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, बॉयफ्रेंड के साथ हमारे जैसे मर्जी रिलेशनशिप रहे वाली वो रिलेशनशिप रहे और कभी होता धोखा मिल गया, उसमें भी हम सोचते हैं कि चलो भाई हाइमन रिपेयर के लिए चले जाते हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए ठीक है? देखो यहाँ ना मैं ऐसे ये जो सोसाइटी वाली बात है उसके लिए मुझे लगता है कि ये राइट नहीं है। ये एक मेल एंड फीमेल के लिए इक्वल होना चाहिए। अ बॉय कैन हैव प्री मैरिटल सेक्स, व्हाई कांट अ गर्ल हैव? तो यहाँ तो अब मतलब इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, हम बहुत सारा चेंज हम अभी नहीं ला पाएंगे। ओवर द पीरियड ये चेंज आएगा एंड पीपल वुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट ओवर द पीरियड। पर स्टिल मैं गर्ल्स को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिए कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप में हैं, जिसके साथ में आप हैं वो बंदा आपके साथ में आगे रहेगा नहीं रहेगा, एंड सेट योर ओन लिमिट। एंड मैनी अ टाइम्स यू कैन बी एक्सपोज टू सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रीमैरिटल रिलेशनशिप हो रहा है तो ऑलवेज़ यूज़ कॉन्डोम्स। ये आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से आपको बचा सकता है। I am not recommending to have this premarital sex, but in case if you are having, obviously आपको ये अपनी सेफ्टी का खुद से ध्यान रखना है। एंड जो हाइमन वाली आप बात कह रहे हैं, हाइमन जो है एक्चुअली जैसे जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, जो लड़के, मैं 1 मिनट आपको यहाँ रोकूंगी। मैं बस ये चाहूँगी कि हाइमन भी क्लियर होना चाहिए फीमेल्स को या मेल को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं हाइमन क्या, और उसके ऊपर ज्ञान बहुत है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, इंस्टाग्राम पे ज्ञान बहुत है, पता नहीं है क्या है। देखेंगे जैसे जब एक बच्ची डेवलप हो रही होती है तो उसकी वजाइनल ओपनिंग जो रहती है वो बहुत छोटी रहती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, जब वो एडल्ट एज में आते हैं तो वजाइनल ओपनिंग थोड़ी बड़ी रहती है, बट उसमें एक मेम्ब्रेनस एरिया रहता है जो उसको आधा कवर किया रहता है वजाइनल ओपनिंग को। तो जब कांटेक्ट होता है, या मैनी टाइम्स बच्चे जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, कभी कभी ज़ोर से चोट से गिर गए, साइकिलिंग कर रहे हैं, उन सारी कंडीशंस में हाइमन रप्चर हो सकता है। तो एक्चुअली हाइमन जो है इंटैक्ट है या नहीं है ये आप नहीं बता सकते हो, ये गायनेकोलॉजिस्ट देख के बता सकती है कि ये हाइमन इंटैक्ट है या नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर सपोज कोई बच्चा स्पोर्ट्स में एक्टिव है तो हो सकता है उसका हाइमन इंटैक्ट ना हो, ऑल्दो वो फिजिकली सेक्सुअली एक्टिव ना भी हो। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाइमन वाला इशू है मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। सेकंड, अगर सपोज अगर हाइमन किसी का है भी, इंटैक्ट भी है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फिजिकल कांटेक्ट के समय वो ब्लीड ही करे। जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि फर्स्ट कांटेक्ट के समय हाइमन ब्रेक होता है एंड वुमेन शुड ब्लीड। इट इज़ नॉट राइट। मैनी टाइम्स कुछ लोगों का हाइमन थोड़ा फाइब्रोज भी रहता है तो फिजिकल कांटेक्ट के समय ब्लीड करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। एंड कमिंग टू द सर्जरी, देखिए जैसे मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस है तो एवरीवन शुड बी ओपन फॉर इट, कि द वे बॉयज़ गो फॉरवर्ड सेम वे गर्ल्स हैव अ राइट टू डू इट। बट अगर सपोज किसी को बहुत प्रेशर हो रहा है, सपोज मतलब देर आर पीपल, इतना देर आर गर्ल्स जो कि उनको कई बार कुछ बहुत मेजर स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को सुसाइड भी करना पड़ गया है। देर आर स्टडीज़ जो कि बताते हैं कि ये बड़ा इशू हो सकता है किसी फैमिली में।
तो हमें ऐसा लगता है कि अगर एक्सट्रीम इस टाइप का प्रेशर आ रहा है तो यू कैन गो फॉर हाइमन रिपेयर सर्जरी, विच इज़ अ वेरी सिंपल सर्जरी, इट कैन बी डन ऑन ओपीडी बेसिस, मतलब आप हॉस्पिटल जाके रिपेयर करा के सेम डे घर जा सकते हो। तो क्या इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस होते हैं हमें लेने होते हैं, या इससे पहले हमें कोई चीज़ नहीं करनी है, उसमें क्या चीज़ें रहती हैं? ओनली थिंग आपके जैसे जैसे सर्जरी से पहले एक बार उसको समझ लें आप प्रोसेस को कि आप सच में ही जाना चाहते हैं। कुछ बेसिक टेस्ट उसके होते हैं, पहले करा करके रिपेयर किया जाता है, एंड आइडियली उसके बाद फिजिकल कांटेक्ट तो आपको अवॉइड करना रहेगा कुछ समय के लिए, अप्रॉक्सीमेटली फॉर अ मंथ, सो दैट वी शुड गिव एडिक्वेट टाइम फॉर इट टू हील एडिक्वेटली। पीसीओएस और पीसीओडी को मैं समझना चाहती हूँ कि क्या इसमें दिक्कतें आती हैं और क्यों ऐसा होता है कि पीसीओएस और पीसीओडी से जो फीमेल्स हैं वो यहाँ पर ग्रसित रहती हैं? देखिए जैसे ना अभी हमारी ना लाइफस्टाइल सबकी गड़बड़ हो रही है, सब लोग रात को देर से सोते हैं, सारे बच्चे आजकल सबका एवरेज टाइम सोने का लेट हो गया है। अ, अपनी बॉडी के लिए ना स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो रिपेयर स्लीप हमें बॉडी को मिलती है दैट स्टार्ट फ्रॉम 10:30 ऑनवर्ड्स। तो हमें आइडली 10:30 11 ओ क्लॉक तक सो जाना चाहिए, एवरेज 7-8 घंटे की नींद करनी है। तो एक बॉडी का रिपेयर सिस्टम अपना अलग चलता रहेगा, कोई भी मशीन को लगातार चालू रखेंगे तो वो मशीन नहीं काम करेगी। लेकिन फिर भी आजकल फीमेल्स की नाइट शिफ्ट भी तो रहती है ना, वो भी तो हमारी परेशानी है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यूके यूएसए बेस्ड है, उनके टाइमिंग्स हमारी टाइमिंग्स अलग होती है। इंडिया में रह रहे हैं लेकिन काम उनके हिसाब से करना है, तो नाइट शिफ्ट भी रहती है, उसमें भी दिक्कत। देखो ये ऑक्यूपेशन हैज़ार्ड है, देन दे हैव टू कंपनसेट समवेयर इन द डे टाइम, मतलब आपको 8 आवर्स का स्लीप चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली, एंड देन आपको ब्रेक्स भी मिलेंगे, आपके कंटिन्यूस नाइट तो HR नॉर्म्स में भी नहीं है, तो आपको बीच में ब्रेक भी मिलेंगे। तो एक ना आपको सस्टेन्ड वे में एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, रेगुलर आपको एज़ पर गाइडलाइन WHO कहता है 45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करना है, हमें एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, 7 से 8 घंटे सोना है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे तो हमारा लाइफ का सिस्टम सारा ठीक चलता रहेगा, हॉर्मोन्स ऑन ट्रैक रहेंगे, वेट गेन नहीं होगा। पीसीओडी में मेन क्या होता है, आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वेट गेन होने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, और पीरियड्स पूरे गड़बड़ होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को बढ़ाती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल हैज़ अ आंसर। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ लाइफस्टाइल, जिसमें आप वेट लॉस करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, रेस्ट पे ध्यान दें, इससे आपका सिस्टम ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएगा। पैरेलली इफ़ नीडेड थोड़े समय के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जस्ट टू ब्रिंग बैक द थिंग्स ऑन बेसिक, तो उससे ये ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको कहूँगी कि ये चीज़ें आपको सस्टेन वे में कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इट्स नॉट कि हम 3-4 महीने कर लें और उसके बाद फिर वापस हम अपना सिस्टम बिगाड़ लें। और पीसीओएस क्या होता है फिर? इट्स अ सिंड्रोम जिसमें आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पिंपल्स आते हैं, वेट गेन होता है, बाल आने लगते हैं, और पीरियड्स पूरे गड़बड़ हो जाते हैं। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस? पीसीओडी में ये जो हार्मोनल पूरी चीज़ें सारी नहीं आएंगी, उसमें से पीरियड्स गड़बड़ रहेंगे, पिंपल्स, वेट गेन, हेयर मतलब फेशियल हेयर, ये सब नहीं रहेगा। तो इट्स अ कॉमन सॉर्ट ऑफ थिंग जिसमें दोनों चीज़ें मिक्स वे में रहती हैं। बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स हैं, फॉर एन एग्जांपल करीना कपूर, उसने अपनी जो बुक लिखी थी प्रेगनेंसी के ऊपर, तो उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि एक डिप्रेशन प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है। ऐसा सच में होता है? बहुत कॉमन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इट इज़ नोन। आप कह सकते हैं कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40% कॉमन इन फीमेल्स। पोस्ट डिलीवरी ब्लूज़ होते हैं, डिप्रेशन होता है, साइकोसिस भी हो जाता है। तो एक्चुअली वो जो टाइम है ना, उसमें बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारा जैसे पुराने ज़माने से चीज़ें आ रही हैं कि पोस्ट डिलीवरी महिला को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, एक रूल है, सारे घरों में है, हमें नहीं पता वो क्यों हो रहा है, बट ये उसका एक लॉजिकल रीज़न है कि उसको अकेला छोड़ेंगे वो बहुत सारे विचार करेगी और उसको परेशानी होगी। मैंने आपका एक प्रोग्राम भी देखा था, जाना भी था उसके बारे में। वो प्रोग्राम था माइंड एंड सोल कुछ करके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें था भी कि आप इस तरह की महिलाओं के साथ बातचीत भी करते हैं जो जो इन चीज़ों से जूझ रही होती हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको देखने को मिला कि इन महिलाओं से आपने बात करी हो जो एकदम हैरान करने वाली बात हो कि आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसी भी चीज़ें होती हैं? ऐसा कोई केस आपके पास आया हो कभी? आई फील सो सॉरी फॉर वन ऑफ माई पेशेंट। वो जब भी मेरे पास आती थी, शी यूज टू बी वेरी क्वाइट, ठीक है, उसके हस्बैंड ही सारी बातें करते थे। तो मुझे लगता था कि ये ऐसे क्वाइट है, एंड मैनी टाइम्स मैं पेशेंट से बहुत डिस्कस करती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ, तो उसका हस्बैंड कहता था कि ये बहुत शांत है, वो कम बात करती है, घर पे भी कम बात करती है। ही यूज़ टू हैंडल एवरीथिंग कि इनको कब दवाई खिलानी है, कैसा करना है। पेशेंट बहुत क्वाइट रहती थी।
मुझे बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आती थी। मैं बहुत बार पेशेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करी तो वो बहुत ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। डिलीवरी हुई, सब कुछ ठीक रहा, एंड आफ्टर डिस्चार्ज आफ्टर 7 days आई केम टू नो दैट पेशेंट कमिटेड सुसाइड। तो शी वॉज अ केस ऑफ डिप्रेशन। इसको बहुत ज़्यादा उसके घर वाले इस चीज़ को बढ़ने नहीं दे रहे थे, बता नहीं रहे थे, डिस्कस नहीं कर रहे थे, एंड पोस्ट डिलीवरी वो एक्सट्रीम तक आ गया था उसका। एंड फिर इनडायरेक्टली आई केम टू नो कि उसका फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, शी वॉज नॉट इन गुड रिलेशन विद हर मदर इन लॉ, एंड शी कमिटेड सुसाइड। सो इट कैन गो टू दैट एक्सटेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को इस टाइप के कोई सिम्टम्स लग रहे हैं तो फैमिली शुड टेक अटमोस्ट केयर कि आप उसको काउंसलर से मिलो, बात करो। मैनी टाइम्स कभी बहुत सिंपल मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं, दैट इज़ ओके, बट एक एडिक्वेट सपोर्ट मिलने से ये सारी चीज़ें से बाहर आया जा सकता है। प्री मैरिटल सेक्स के बारे में, अच्छा बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में आपने बताया। ऐसा भी देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है कि ऐसे आफ्टर सेक्स कभी होता है कि वो प्रेग्नेंट हो गए, अब उनको है कि अबॉर्शन नहीं कराना है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ऐसी केमिस्ट पे गए, 4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बता दी ये वाली पिल ले लो, तो वो ऐसी चीज़ें होना सही है? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे सारी फीमेल्स को मैं कहना चाहती हूँ, इवन इफ़ यू आर इनटू रिलेशनशिप, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, डोंट गेट एक्सपोज टू एनी वायरस। आपके पार्टनर आपके साथ में कनेक्शन में है, हो सकता है वो किसी और के साथ में भी कनेक्शन में हो सकता है उसके मल्टीपल पार्टनर हो, तो आप अननेसेसरी एक्सपोज हो जाओगे कोई ना कोई वायरस के लिए, जैसे HIV है सपोज, अगर आपको हो गया तो फिर देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो आप ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल before going into physical contact, just be very sure that you want to be with him for your future. तो एक तो ये समझिए, बहुत समझदारी से रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप फिज़िकली मेंटली हर तरीके से अफेक्ट हो गए। एंड अगर आप श्योर हैं दैट इज़ ओके, आप फिज़िकल कॉन्टैक्ट में हैं, टेक गुड केयर के मतलब ये है कि आप लोग कॉन्डोम्स यूज़ करिए। कॉन्डोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बच रहे हैं, अनवांटेड कोई इन्फेक्शन हो जाएगा उससे आप बच रहे हैं। एक्सट्रीम अगर आपका कांटेक्ट हो गया है एंड यू हैव नॉट यूज्ड एनी प्रोटेक्शन, आप ये भी समझिए कि एक कांटेक्ट के बाद जस्ट प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं। वो कौन सा है, आपका ओवुलेशन पीरियड में आपका कांटेक्ट हुआ है तो स्टिल देयर इज़ अ चांस कि प्रेगनेंसी आएगी। आपका मिड साइकिल होता है ओवुलेशन पीरियड, अगर उसके पहले और लास्ट के दिनों में जस्ट पीरियड आने वाला है उसमें कांटेक्ट हुआ है तो उसमें प्रेगनेंसी नहीं आएगी। बहुत सारे लड़कियां हमारे पास आती हैं जो कि हाई डोज ऑफ ड्रग्स लेके आती हैं, मेडिसिन लेके आती हैं, जो अबॉर्शन पिल नहीं होती है, पोस्ट क्वाइटल पिल होती है, बहुत हाई डोज हार्मोन रहता है उसमें, वो प्रेगनेंसी होने नहीं दे। पोस्ट क्वाइटल पिल समझना चाहती हूँ, बहुत मेरे न्यू पोस्ट वर्ड है। कॉन्टैक्ट मतलब जैसे पोस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, कुछ हार्मोन पिल्स आती हैं, वो 72 लिखा रहता है उस पर टैबलेट पे, ये लोग खा के आते हैं, वो बहुत हाई डोज हार्मोन होता है, वो प्रेगनेंसी नहीं होने देगा ऐसा करके फार्मेसी से इनको मिलता है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप वो टैबलेट कभी भी खा लो, इट इज़ नॉट राइट। वो बहुत हाई डोज हार्मोन होता है, पूरा सिस्टम आपका बिगड़ जाएगा। आपने बताया पोस्ट क्वाइटल पिल और बर्थ कंट्रोल पिल अलग अलग होती हैं? हाँ, बर्थ कंट्रोल पिल होती हैं जो आपको रोज़, आपको जैसे पीरियड आने के बाद चालू करते हैं, वो 21 डेज़ की हार्मोन पिल्स होती हैं जो आपको ओवुलेशन होने नहीं देती हैं। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे जो आपको यूज़ करना रहता है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड। इफ़ यू आर इनटू रिलेशनशिप एंड आप अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ बेटर, अगर आप फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट में हैं तो आप बेटर रहेगा या तो कॉन्डोम्स यूज़ करें या बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करें। पिल्स आपको रोज़ खानी रहती है, वो डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें भी देखिए इंडिकेशंस होते हैं, खुद से फार्मेसी से मेडिसिन लेके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी को एपिलेप्सी है, मतलब आपको मिर्गी की बीमारी है, अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं और साथ में आप ये बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं तो आपका सिस्टम बिगड़ सकता है उससे। अगर आपका लिवर डिसऑर्डर है, गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये पिल्स उनको नहीं दी जाती हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट राइट। गो टू अ डॉक्टर, आप जिस भी सिटी में रहते हैं, गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, द डॉक्टर विल हेल्प यू। आपके एज के हिसाब से, आपके मेडिकल कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत करिए।
कि हम बात कर रहे हैं फीमेल के बारे में और यहाँ पर बात हो रही है ना सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में कि कोई फीमेल है तो उनको पता होना चाहिए कि भाई मेल पार्टनर है, उनके ज़्यादा पार्टनर्स भी हो सकते हैं और ज़्यादा फिजिकल रिलेशंस भी हो सकते हैं, तो वो उनके लिए गलती नहीं है, बस ये है कि ठीक है उनको भी प्रिकॉशंस यूज़ करनी है, क्योंकि उनको ये ना लगे कि हाँ हम उनको टारगेट कर रहे हैं कि भाई सिर्फ पुरुष ही ऐसे हैं जिनके ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, महिलाओं के भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन ज़रूरी है, बस इसके ऊपर मैम बता रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, हमेशा सुनते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं खानी चाहिए, ये बोला भी जाता है, नहीं इसलिए खाने चाहिए, कहते हैं कि ये प्रेग्नेंट नहीं होने देती आपको इन फ्यूचर अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं है। बर्थ कंट्रोल पिल आपको हर रोज़ खानी रहती है। जिस दिन आप टैबलेट भूल जाते हैं वो उसके अगले दिन उसका इफेक्ट हट जाता है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि हर दिन आप सेम टाइम पे वो टैबलेट खाइए। लेकिन अगर आपको फर्टिलिटी अच्छी करनी है, क्या सच में है कि एक्सरसाइजेज करने से ये चीज़ अच्छी होती है? डेफिनेटली देखो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब है आपका बॉडी का सिस्टम अच्छा काम करेगा, आपके हार्मोन सिंक्ड रहेंगे, आपका वेट मेंटेन रहेगा, है ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा एक्सरसाइज से। तो आप एक्सरसाइज करते हो तो पूरी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स यूट्रस टुवर्ड्स ओवरीज अच्छा रहेगा, तो ओवेरियन फंक्शन है, यूट्रस का ब्लड सप्लाई है, वो सब नॉर्मल रहेगा, आपके हार्मोन्स अच्छे रहेंगे। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो मैं तो रिकमेंड करती हूँ, अगर इनफैक्ट ज़्यादा वेट है तो मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि टेक सम टाइम, रिड्यूस सम वेट एंड देन ट्राई योर प्रेगनेंसी, क्योंकि आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप 90 kg के हैं और आप उसमें प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो दैट्स गोइंग टू बी हार्मफुल, क्योंकि प्रेगनेंसी अगेन यू विल पुट ऑन मोर वेट। तो इट इज़ गुड कि आप पहले वेट रिड्यूस कर लें, थोड़ा नॉर्मल जो आपका है उस पर आएँ और उसके बाद फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करें। तो एक्सरसाइज इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। If you are planning pregnancy, you must continue with your exercises. When you get pregnant, that time also you should continue with the exercises. Obviously, आपकी severity या मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत severe exercise आप during pregnancy नहीं कर सकते, but a good number of exercises can be done during pregnancy. What would be the recommended age from your side कि भाई प्रेगनेंसी इसमें प्लान कर लो, अच्छा होगा? आप कह सकते हो मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स हूँ, बट 25 से 35 इज़ द टाइम, एंड उसमें भी हम कहते हैं कि 30 इज़ द टाइम जिसमें यू शुड हैव अ बेबी। तो जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके एग क्वालिटी पुअर होता जाएगा, आपका फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाएगा। तो चूँकि अब शादियाँ ही लेट हो रही हैं तो वी कैन नॉट से कि आप 25 पे बच्चा कर लो, बट मैं ऐसे जनरल पेरेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने बच्चों को गाइड करिए कि एक नेचुरल एज पे ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बिफोर 30 यू शुड हैव अ बेबी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। करियर ओरिएंटेड विमेन है आजकल हर जगह पर, अब वो अगर करते भी हैं तो आफ्टर 30 शादी करती हैं, एग्जाम्पल मी। अब मेरे ऊपर प्रेशर रहता है मेरी फैमिली का कि शादी कर लो जस्ट बिकॉज प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, तो क्या वो प्रेशर सही है फीमेल्स के लिए? देखो जैसे ना, आप एज ए वुमेन प्रेगनेंसी तो हमें ही कैरी करना है, हस्बैंड कैन नॉट डू दिस पार्ट। सो अब ना वो एक एज वाला विंडो जो है वो 25 से 35 वाला विंडो है, जिसमें आप नेचुरली विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन गेट प्रेग्नेंट, ओके। एंड अगर सपोज कभी किसी की शादी लेट हो रही है, ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक कि 35 के बाद बच्चे नहीं होते हैं। उसमें यही है कि आप रेगुलर अपना डाइट का ध्यान रखिए, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, आप एक्सरसाइज करते रहिए, तो एजिंग भी कंट्रोल होगी ना आपकी। तो उसमें ऐसा नहीं है, देयर आर पीपल दोज हु आर कंसीविंग लेट ऑल्सो, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि एक जो है करियर और इसको पैरेलल लेना चाहिए, हमें प्रेगनेंसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी को लेकर के परेशानी आएगी, एंड ऑब्वियसली जो चीज़ फिजियोलॉजिकली हो सके वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मुझे लगता है दोनों चीज़ों को हमको पैरेलली लेना चाहिए। सोसाइटी में भी ये चीज़ें एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि ये दिस इज़ यंग गर्ल, शी वुड टेक केयर ऑफ हर फैमिली फर्स्ट एंड देन पैरेलली शी विल फोकस विथ हर करियर। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेना चाहिए, कोई भी चीज़ को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब जाते जाते मैं ज़रूर आपसे चाहूँगी, आपने बहुत सारे टिप्स दिए हैं और बहुत सारे ऐसे जो होते हैं ना मिथ्स हैं उनको डिकोड किया है, तमाम चीज़ें आपने एकदम ओपनली बताई हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। सोसाइटल प्रेशर अगर फीमेल पर है तो वो नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आपसे चाहती कुछ ऐसे टिप्स जो आपको अपने डेली लाइफस्टाइल में फीमेल्स को ज़रूर ऐड करना है ताकि उनका जो दिनचर्या है, जो उनकी लाइफ है, वो अच्छे से एक हेल्दी लाइफ रहे। देखिए मैंने ये बातें बहुत सारी अभी बताई, मैं जस्ट समराइज कर रही हूँ। गो टू योर बेड बाय 11 o'clock, स्लीप फॉर 7 to 8 hours। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस आपका ना कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, आप अननेसेसरी वेट गेन करते हैं,
पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो चीज़ों को ईजिली लीजिए। बहुत ओवर एम्बिशियस होते हैं, उसमें भी परेशानी होती है। एम्बिशियस रहिए, अपना काम अच्छे से करिए, पैरेलली वी कैन मैनेज थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने पीक ऑफ करियर में जिन्होंने प्रेगनेंसी करी है, तो हम पैरेलली चीज़ें ले सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज 45 मिनट एवरी डे, स्लीप 7 to 8 आवर्स। आपके अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए आप क्या चाहते हो। डोंट गेट लॉस्ट, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। आप खुद क्या चाहते हो आपको क्लियर होना चाहिए। एंड अपना न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा ध्यान रखिए। डोंट ईट आउट फ्रीक्वेंटली। आप एक फ़िक्स कर लीजिए, हफ्ते में एक दिन मैं बाहर खाऊंगी। ट्राई टू ईट होम कुक फूड, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि प्राण है। खाना जो हम खा रहे हैं वो प्राण है, हमारे शरीर में जा रहा है। एक्सरसाइज करेंगे, एडिक्वेट रेस्ट देंगे, तो हम जो चाहते हैं हम वो अचीव कर सकते हैं। लास्ट टिप फॉर मेन कि भी आपको ये चीज़ करनी है फीमेल के लिए अगर आपके साथ वो रह रही हैं तो? I feel that they should respect their partner and they should be equally treated. थैंक यू डॉक्टर। और ये तमाम चीज़ें जो हैं डॉक्टर स्वाति ने अब आपको बता ही दी हैं कि आपको करने हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे पहला है कि उसको एक्सेप्ट करनी है, और जितनी भी ये वर्जिनिटी को लेकर, हाइमन को लेकर आपके माइंड में चीज़ें चलती हैं, ये गलत है। इससे आप बाहर आइए, खुद तो समझिए, अपने आसपास के लोगों को भी ज़रूर अवेयर कीजिए।